हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं 11th में आपका जो लेक्चर ले रहा हूँ वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने अभी तक टर्मिनोलॉजी को समझा, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव समझे कि अकाउंट्स करते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टर्मिनोलॉजी को भी समझा। टर्मिनोलॉजी में और भी कुछ न्यू वर्ड्स आपको हमेशा आते रहेंगे, 11th में भी 12th में भी, वो जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको सिखाता रहूँगा। अब हम देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, हम क्यों करें अकाउंट्स, अकाउंट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अकाउंट्स करने की लिमिटेशंस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आइए पहले एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहता है। समझो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, खास करके मैंने क्लोथ्स में देखा है, क्लोथ का जो बिजनेस करते हैं होलसेल का, वो 3 मंथ्स या 6 मंथ का क्रेडिट देते हैं। अब 6 मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं तो 6 मंथ पहले, 6 महीने पहले उन्होंने किसको कितने गुड्स बेचे थे याद तो नहीं होगा उसको। अब अगर याद नहीं है तो हम कैसे उससे पैसे कलेक्ट करेंगे, हम उसे कैसे कॉल करेंगे कि हमारा कितना अमाउंट बाकी है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको बैंक लोन लेना है, तो बैंक बोलेगी कि आप लास्ट ईयर के अकाउंट्स लेकर आओ, पहले हम देखें कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। बैंक प्रॉफिट को देखकर लोन देती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी बैंक लोन दे देगी या किसी भी अमाउंट के साथ दे देगी। मुझे कितना लोन मिलना चाहिए ये बैंक कैसे डिसाइड करती है, तो ये मेरे प्रॉफिट से डिसाइड करती है। बैंक मेरा प्रॉफिट देखती है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी बैंक कि मेरी एलिजिबिलिटी 5 लाख की है या 5 करोड़ की है। तो अगर हमारे पास अकाउंट्स हैं तो हम बैंक को दिखा पाएंगे कि हमने कितना प्रॉफिट किया है लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, और उसके अकॉर्डिंग बैंक हमें बताएगी कि हमें कितना लोन मिल सकता है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और ये हम लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स जितने भी ईयर्स का हमें चाहिए हम रख सकते हैं। पहले तो बुक्स पर लिखा जाता था, फिजिकली संभालना डिफ़िकल्ट होता था। अब तो पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, टैली सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर अकाउंट किया जाता है और वो इजीली सेव किया जा सकता है, एक पेन ड्राइव में सेव करके रखा जा सकता है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एडवांटेजेस हैं। जब भी लोन लेना हो हमें काम में आएगा। किसको कितने पैसे देने हैं इसमें भी हमें पता चल सकता है। सपोज कीजिए हमने किसी से गुड्स परचेज किए और वो हमें 6 मंथ की क्रेडिट दे रहा है, तो अब हमें आज पेमेंट करना है कौन से बिल का, जो हमने 6 मंथ पहले परचेज किया था। तो हमें पता चलेगा हमने 6 मंथ पहले क्या परचेज किया था और कितना पैसा देना है। सो ये फर्स्ट था अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। अब हम सेकंड पॉइंट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, हम बिजनेस करते हैं, हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन कितना वो हमें कैसे पता चलेगा। तो जब तक हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट तो हो रहा है, बट ये काउंट करने की ज़रूरत क्या है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके भी और अलग अलग बेनिफिट्स हैं। सपोज कीजिए कि हमारे 3 ब्रांचेस हैं, एक ए ब्रांच जो सरदार नगर में है, दूसरा बी ब्रांच किसी दूसरे एरिया में है, और सी ब्रांच किसी अलग एरिया में है। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी में हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारी ए ब्रांच ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, बी ब्रांच ने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया और सी ब्रांच ने 3 करोड़ का प्रॉफिट किया। अब तीनों ब्रांचेस ने प्रॉफिट तो किया है, बट किसी ने कम किया है तो किसी ने ज़्यादा किया है। अब हम ये देखेंगे कि अगर ए ब्रांच ने प्रॉफिट कम किया तो क्यों किया, क्या रीज़न थे वहाँ पर कम प्रॉफिट हुआ, और सी ब्रांच में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके रीज़न फाइंड आउट करेंगे। और ए ब्रांच में जो भी प्रॉब्लम था जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है उसे इम्प्रूव करेंगे।
तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। दूसरा, कई बार बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि लॉस कर रहे होते हैं, तो लॉस करेंगे तो कैसे पता चलेगा? उन्हें अकाउंट से पता चलेगा। हमें बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए, वो भी हमें प्रॉफिट से ही पता चलता है। एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए कि किसी के 2 अलग अलग टाइप्स के बिजनेस हैं। एक फर्स्ट बिजनेस है उसका क्लोथ का, दूसरा बिजनेस है उसका फूड ग्रेन का। दोनों बिजनेसेस अलग अलग हैं, एक ही एरिया में है या अलग एरिया में, डजेंट मैटर, दोनों अलग बिजनेस हैं। अब एक बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, दूसरा बिजनेस लॉस कर रहा है। फूड ग्रेन का जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कर रहा है, क्लोथ का जो बिजनेस है वो लॉस कर रहा है। तो जब तक अकाउंट्स नहीं बनाएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस बिजनेस में से कितना प्रॉफिट हो रहा है? सो सेकंड एडवांटेज, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। थर्ड पॉइंट, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस। नाउ फाइनेंशियल स्टेटस की मीनिंग होती है कि हमारे बिजनेस का मार्केट में फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। लाइबिलिटी मीन्स आप सीख कर आए हो, अब मैं अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। देखो एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं। जैसे लैंड बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, बैंक बैलेंस, कैश, ये हमारे सारे एसेट्स हैं। और लाइबिलिटी क्या है? तो जो हमें पैसा देना है। पैसा देना किसको है? सपोज कीजिए बैंक लोन लिया है हमने, बैंक लोन में पैसा देना है। दूसरा, हमें क्रेडिटर्स को पैसा देना है। तीसरा, हमने किसी से कुछ बोरो किया है उसके लिए पैसा देना है। तो जो पैसा देना है वो हमारी लाइबिलिटी है और जो पैसा मिलने वाला है वो हमारे एसेट्स हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी एसेट्स कितनी हैं और हमारी लाइबिलिटी कितनी है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है मार्केट में। तो ये हमारा थर्ड एडवांटेज था, फाइनेंशियल स्टेटस। नाउ फोर्थ पॉइंट, टैक्स प्लानिंग। अब हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो हो सकें। अब हम टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना चाहिए? ये पॉइंट आपको आगे जाकर जब आप कॉलेज में आओगे SY BCom में अलग से एक सब्जेक्ट होता है टैक्सेशन का, जिसमें डिटेल में पता चलेगा। लेकिन अब आज मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि टैक्स जो होता है वो सबके ऊपर एक जैसा नहीं होता। जो पुअर होते हैं उन पर बहुत ही कम टैक्स होता है या ना के बराबर होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं उन्हें थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है। बट जो रिच और सुपर रिच कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। पूरा का पूरा प्रॉफिट पर डिपेंड है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमें बिल्कुल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मीडियम प्रॉफिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमें टैक्स अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है? तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने अपॉइंट किया होगा वो हमारा अकाउंट बनाएगा, वो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा और उस प्रॉफिट में से हमें पता चलेगा कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। सो टैक्स प्लानिंग करने के लिए कितना टैक्स देना है अकाउंट्स बनाने ज़रूरी है और अकाउंट से हमें पता चल जाता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। तो ये था हमारा टैक्स प्लानिंग, एडवांटेज नंबर 4। नाउ एडवांटेज नंबर 5, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक लेवल पर बिजनेस सेल कर देते हैं। बिजनेस सेल कर देते हैं तो कैसे पता चले कि बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है? बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है? सपोज कीजिए कि किसी ने फेसबुक बनाया, अब वो फेसबुक उसे सेल करना है। फेसबुक का जो पेज है, जो भी उसने बिजनेस है, जो भी पूरा एंटायर बिजनेस है वो उसे सेल करना है, तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? या किसी का कोई चलता हुआ बिजनेस है, ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, लेकिन अब उसे वो बिजनेस बंद कर देना है हमेशा के लिए,
तो वो बिज़नेस सेल करना चाहता है, बिज़नेस में प्रॉफिट है, बिज़नेस प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन कुछ अदर रीज़न है या वो रिटायर होना चाहता है, उसे वो बिज़नेस सेल कर देना है। तो बिज़नेस का वैल्यूएशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना होता है। तो वो हम अकाउंट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे बिज़नेस का वैल्यूएशन मार्केट में कितना है, हमारी बिज़नेस के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट करने की कैपेसिटी कितनी है। तब जाकर डिसाइड होता है कि हमें जो हमारा बिज़नेस है उसका वैल्यूएशन क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में आपने ब्रांड्स देखे होंगे और वो ब्रांड सेल हो जाते हैं, मीन्स उसी नेम से आपको मिलते रहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हॉर्लिक्स का। सपोज़ कीजिए हॉर्लिक्स एक कंपनी है जो एक पाउडर बनाती है, मिल्क में मिलाकर पिया जाता है। अब उन्हें वो बिज़नेस सेल कर देना है पूरा का पूरा, और वो बिज़नेस परचेज कौन कर रहा है? तो सामने एक दूसरी कंपनी है नेस्ले, जिसके ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और एक और प्रोडक्ट वो बाय कर रही है। तो कितने में बाय होगा उसका वैल्यूएशन करने के लिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 था, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। 6th पॉइंट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 6th पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। नाउ डिसीजन मेकिंग में क्या होगा कि हमारे जो बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने हमें गुड्स दिए हैं। अब क्रेडिटर्स, आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर है? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें क्रेडिट पर गुड्स देते हैं उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है, और जिनको हम क्रेडिट देते हैं वो हमारे कस्टमर्स होते हैं, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में उन्हें डेटर्स कहा जाता है। तो हमारे जो क्रेडिटर्स होंगे वो हमें क्रेडिट देते हैं, उधार देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो डिसीजन कैसे ले पाए कि वो हमें क्रेडिट कितनी देंगे? ऐसा तो नहीं है कि हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन हो 5 लाख का और हम 5 करोड़ के गुड्स क्रेडिट पर मंगवा दें और फिर पैसा ही नहीं दे पाए। तो क्रेडिटर कैसे डिसाइड करेगा कि हमें कितना क्रेडिट मिलना चाहिए या वो कितनी क्रेडिट दे सकता है? तो वो हमारे अकाउंट्स को देखकर डिसाइड करेगा कि हमारी क्रेडिट कैपेसिटी कितनी है और उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं। कैसे ले पाएंगे डिसीजन? जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन क्या है, प्रॉफिट क्या है, तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और ये पूरा डिसीजन लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, और हमें अकाउंट्स में से ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सो क्लियर हुआ ये 6th पॉइंट, डिसीजन लेने के लिए अकाउंट्स का यूज़ होता है। नाउ 7th पॉइंट इज एज एन एविडेंस। नाउ एविडेंस क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपने अकाउंट्स किए हैं और आपका किसी कस्टमर के साथ डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट कैसे हो गया? कि आज से 3 महीने पहले वो आपसे 10,000 के गुड्स परचेस करके गया था, लेकिन आज पैसा देने आया है और उस कस्टमर से मिस्टेक हो रही है। वो आपको बोल रहा है कि मैंने 10,000 के गुड्स परचेस नहीं किए थे, मैंने तो 5,000 के गुड्स ही परचेस किए थे आपसे। तो आप उसे कैसे प्रूव करोगे कि आपने 3 महीने पहले 5,000 के गुड्स बेचे थे या 10,000 के गुड्स बेचे थे? तो जिस टाइम पर उसने परचेस किया होगा आपने उसका बिल बनाया होगा, उस बिल में पूरे गुड्स की डिटेल लिखी होगी। अब देखो फिर से मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गुड्स। गुड्स यानी जो स्टॉक उसने परचेस किया है, जो भी उसने परचेस किया है उसे गुड्स बोले। तो जो हमने उसे बेचा है उसकी पूरी डिटेल लिखी होगी, उसका प्राइस लिखा होगा, क्वांटिटी लिखी होगी। बिल में आपको पता है ना, बिल में क्या लिखा जाता है? आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है। बिल कैसे होता है? जब भी आप मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हो तो यहाँ पर आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है, देन यहाँ क्वांटिटी लिखी जाती है, यहाँ पर प्राइस लिखा जाता है और क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है। तो वो बिल होगा आपके पास। ये बिल एज ए एविडेंस काम करेगा। ये एक एविडेंस है कि आपने उसे गुड्स सेल किए हैं। अब जब भी हम क्रेडिट पे गुड्स देते हैं तो जो हमारा कस्टमर परचेज करने आया होगा हमने उसे गुड्स दिए होंगे और उस बिल पर उसका साइन ले लिया होगा कि हमने आज आपको इतने गुड्स दिए। अब आ जाते हैं पॉइंट पर कि कस्टमर आज आपको आकर बोल रहा है कि मैंने 3 महीने पहले आपसे 5,000 के गुड्स
परचेस किए थे और आप उसे बोल रहे हो कि हमने 10,000 के दिए थे, तो आप क्या करोगे, उसका बिल निकालोगे, उस बिल में देखोगे कितना अमाउंट लिखा हुआ है, तो उसमें 10,000 लिखा हुआ था, मीन्स हम करेक्ट थे। तो ऐसी कंडीशन में एज एन एविडेंस अकाउंट जो हैं, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वहाँ पर एज एन एविडेंस काम करते हैं। ये एक प्रूफ है, एविडेंस है कि आपने ये ट्रांजैक्शन इतनी अमाउंट के साथ किया है। हमारा जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, 8th पॉइंट, कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशंस। अब अकाउंट्स में हमने कुछ ऑपरेशन पास्ट में किए होंगे। पास्ट की मीनिंग है कि हमने कुछ ऑपरेशन लास्ट ईयर किए थे। अब लास्ट ईयर के साथ हम करंट ईयर को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि हमने करंट ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट किया या पास्ट ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो कंपैरिजन से पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। अब एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि 2016 से बिजनेस स्टार्ट हुआ, देन 2017, 18, 19, 20। अब 16 में हमारा प्रॉफिट था 5 लाख, फिर हुआ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और यहाँ पर आकर हो गया 18 लाख। अब देखिए क्या हो रहा था, 16 में हमने 5 लाख प्रॉफिट किया, फिर 10 इंक्रीज हुआ, 15, 20, बट क्या हुआ ऐसा 2020 में, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया। कौन सा? कोरोना की वजह से कोई रिसेशन आया, लॉकडाउन लग गया, 2-3 महीने बिजनेस नहीं कर पाए हम और हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गया। सो पास्ट ऑपरेशंस के साथ हम करंट ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या हमारे बिजनेस की सिचुएशन कैसी है। सो पास्ट ऑपरेशन के साथ हम कब कंपेयर कर पाएंगे? जब हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तभी कर पाएंगे। तो ये है एडवांटेजेस कौन से? कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशंस। नाउ पॉइंट नंबर 9, मोरल कंट्रोल। नाउ मोरल कंट्रोल क्या होता है? सपोज कीजिए आपकी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब अगर वो 100 एम्प्लॉय देखेंगे कि उनका जो बॉस है, मीन्स जो आप हो, जितने भी गुड्स आते हैं, रॉ मटेरियल आता है, वो आप नोट डाउन करते हो, जितने गुड्स सेल करते हो वो भी नोट डाउन करते हो, आपके पास स्टॉक कितना बचा वो भी नोट डाउन करते हो, और आप एवरी वीक या एवरी मंथ अपना स्टॉक चेक करते हो। तो हर एक एम्प्लॉय को ये पता चलेगा कि जो उनका बॉस है वो आने वाला स्टॉक भी रिकॉर्ड करता है, जो स्टॉक जा रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, उनके पास कितना स्टॉक पड़ा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। बट अगर आपके एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि बॉस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, आ रहा है वो भी रिकॉर्ड नहीं होता, जो जा रहे हैं गुड्स वो भी रिकॉर्ड नहीं होते, बॉस को पता ही नहीं है कि स्टॉक कितना पड़ा है, तो ऐसे में अगर कभी उन्हें कोई फ्रॉड करना होगा, सपोज कीजिए कि कुछ चोरी करनी होगी, तो वो कर पाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। बट अगर एवरीथिंग रिकॉर्डेड है तो उन्हें कुछ भी करने से पहले डर लगेगा। वो ये सोचेंगे कि अगर हमने यहाँ से कुछ भी गलत किया तो बॉस को पता चल जाएगा, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड करता है, अकाउंट्स उसके परफेक्ट हैं। तो मोरल कंट्रोल क्या रहेगा? अगर किसी एम्प्लॉय को ऐसा करना भी होगा, समझो कुछ चोरी करनी है या कुछ गलत काम करना है और आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर रहे हो, तो या तो वो चोरी नहीं करेगा, और अगर करनी होगी तो आपके यहाँ से जॉब छोड़कर कहीं और जाएगा और किसी ऐसी जगह पर जॉब करेगा जहाँ वो ये सब कर पाए, क्योंकि उसे पता है यहाँ तो कर नहीं पाएंगे, यहाँ पर तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एक मोरल कंट्रोल रहता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा, वो गलत करने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। सो ये मोरल कंट्रोल रहता है। नाउ लास्ट पॉइंट हम आते हैं, करेक्टिव मेजर्स। अब करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे? सपोज कीजिए कि पास्ट में हमसे कोई मिस्टेक हो गई है और हमें उसे करेक्ट करना है, या ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ
कि बिज़नेस कुछ सफ़र कर रहा है हमारे पास्ट डिसीजन से। अब बिज़नेस पास्ट डिसीजन से कैसे सफ़र करता है? लास्ट ईयर हमने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया था जो हमारा गलत डिसीजन गया, और करंट ईयर उस डिसीजन की वजह से हमें लॉस हो गया। तो अब हम अपने उन डिसीजंस को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझो एक कंपनी है जो ये मार्कर बना रही है, ये पेन बना रही है, और उन्होंने टारगेट रखा था कि इस साल उनके 1 लाख मार्कर सेल होंगे, और इन्होंने बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर कर रखा, लेकिन उनके सेल हुए 50,000 मार्कर। अब 50,000 सेल हुए तो 50,000 बच गए। कुछ प्रोडक्शन ऐसा होता है जो हम नेक्स्ट ईयर तक रख सकते हैं, कुछ तो ऐसे होंगे जो नेक्स्ट ईयर तक ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने जो एस्टिमेट किया था वो रॉन्ग हो गया, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया था वो रॉन्ग हो गया, और उस डिसीजन की वजह से उन्हें लॉस हो गया, उस डिसीजन की वजह से उन्हें लॉस हो गया। तो जो भी लास्ट ईयर के रॉन्ग डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस को करेक्ट किया जा सकता है अगर हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस थे अकाउंट्स के जो मैंने आपको करवाए। फर्स्ट से लेकर 10 तक सारे एडवांटेजेस ये आपको बुक में दिए हुए, पेज नंबर 5 पर आप रीड कीजिए। कुछ भी डाउट है मैं आपका सॉल्व करूँगा। अब आगे आइए नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या हैं अकाउंट्स की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की लिमिटेशंस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाता हूँ कि इसके लिमिटेशंस क्या होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सारे लिमिटेशंस आपके सामने हैं, एक एक करके लिमिटेशन को समझेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मीन्स अकाउंट में हम ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल हैं, जिसमें हमने पैसों की लेन देन की, गुड्स की लेन देन की। बट ऐसे कौन से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं? तो आइए उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे बिजनेस में एक मैनेजर था जो लास्ट 20 ईयर से काम कर रहा था, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड था, ऑनेस्ट था, लॉयल था, और उसकी वजह से हमारे बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा था। बट अब वो रिटायर हो गया। अब रिटायर हो गया तो किसी एम्प्लॉय के रिटायर होने या नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो ये हम अकाउंट में एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अकाउंट में क्या एंट्री करते हैं? हमारी इनकम कितनी, एक्सपेंस कितना, हमने कितने गुड्स परचेज किए, सेल किए, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। बट कोई एम्प्लॉय छोड़कर चला गया या न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट किया है तो इसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये रिकॉर्ड नहीं होते। बट अब हुआ क्या कि जो पुराना मैनेजर चला गया, उसकी जगह पर न्यू अपॉइंट किया, उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं था या उसके डिसीजंस कुछ रॉन्ग जा रहे थे, जिसकी वजह से हमें लॉस देखना पड़ा। कुछ ट्रांजैक्शंस उसने ऐसे कर दिए जहां पर हमें लॉस हो गया, कुछ डिसीजंस उसने ऐसे ले लिए जहां हमें लॉस हो गया। तो ये जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ये अकाउंट की एक लिमिटेशंस है। प्रॉफिट तो हो रहा था ना उसकी वजह से, जो पहले वाला मैनेजर था उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा था, न्यू मैनेजर की वजह से लॉस हो रहा है, बट ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, सो दैट इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सेकंड, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। मनी का वैल्यू हम अकाउंट्स में स्टेबल काउंट करते हैं, जबकि ऐसा रियल में होता नहीं है। अब मनी का वैल्यू स्टेबल कैसे काउंट करते हैं? सपोज कीजिए कि आज से 10 साल पहले हमने 50,000 का प्रॉफिट किया था और हम आज भी 50,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले 50,000 का प्रॉफिट किया था और आज भी हम 50,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले के जो 50,000 थे उसमें कितना पावर था, परचेसिंग पावर, और आज के 50,000 में कितना परचेसिंग पावर है? तो आज से 10 साल पहले के जो 50,000 थे उस टाइम पर इतनी महंगाई नहीं थी, प्रोडक्ट सस्ते मिलते थे,
मीन्स 50,000 प्रॉफिट करने के बाद भी हमें पैसा बचता था, एक्सपेंडिचर करने के बाद, घर खर्च चलाने के बाद पैसा बचता था। और आज के 50,000 में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्च करने के बाद पैसा कम हो रहा है। तो पैसों का वैल्यू देखो, आज से 10 साल पहले भी 50,000 प्रॉफिट था, आज भी 50,000 प्रॉफिट है, बट दोनों कंडीशंस में हम पैसों की वैल्यू स्टेबल काउंट कर रहे हैं। तो ये अकाउंट की लिमिटेशंस हैं, पैसों का वैल्यू कभी भी स्टेबल नहीं होता। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट है हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस इवेंट। अब हम हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस को लेकर कुछ काम करते हैं। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं कि मैंने लास्ट ईयर कोई ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन में कोई मिस्टेक हो गई, लेकिन अभी भी वही नंबर्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं मीन्स कुछ भी हमने करेक्शन नहीं किया, क्योंकि हम अकाउंट में कोई भी करेक्शन पास्ट में जाकर नहीं कर सकते। अकाउंट्स में ये खास पॉइंट ध्यान रखना कि अगर लास्ट ईयर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और उस ट्रांजैक्शन में कोई मिस्टेक हो गई थी, तो आप लास्ट ईयर के बुक्स में जाकर करेक्ट नहीं कर सकते। सो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस पर हम काम करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ये लिमिटेशन। फोर्थ पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। अकाउंट्स में हमेशा मार्केट वैल्यू को अवॉइड किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना मेरी वर्डिंग को। मार्केट वैल्यू को अवॉइड किया जाता है। अब ये होता क्या है मार्केट वैल्यू? एक होती है मार्केट वैल्यू, दूसरा होता है रियल वैल्यू जिस पर हमने ट्रांजैक्शन किया था। अब एग्जाम्पल के साथ समझो आप। आज से 20 साल पहले मैंने एक शॉप लिया था और उस टाइम पर उस शॉप की वैल्यू थी 5 लाख रुपीज़। ध्यान से समझना, 5 लाख रुपीज़। मैंने 5 लाख का पेमेंट किया, अपने बुक्स में 5 लाख की शॉप दिखा दी। उस टाइम से लेकर उस शॉप की वैल्यू मेरे बुक में 5 लाख लिखी हुई है, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख हो गई है। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 20 लाख। तो इस वैल्यू को हम कहेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू दैट मीन्स हमारे बुक्स में जो लिखा हुआ है, और इस वैल्यू को हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मीन्स आज इसकी वैल्यू इतनी हो गई है मार्केट में। बट बुक्स में क्या है? बुक्स में आज भी ये शॉप हमारी कितने की दिखा रही है? 5 लाख की। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो कर रहे होते हैं, मार्केट में वैल्यू चेंज हो गई होती है, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अब यहाँ पर तो देखो प्रॉफिट हो रहा है, 5 लाख में लिया था, आज 20 लाख का हो गया वो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो स्टॉक हमने परचेस किया था 5 लाख का, बट मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से आज उस स्टॉक की वैल्यू हो गई है 6 लाख। स्टॉक हमारे पास ही पड़ा है, हमने बेचा नहीं है अभी तक, बट उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट में वैल्यू कम हो गई तो ऐसी कंडीशन में हमें लॉस हो जाएगा। तो स्टॉक हमारे पास है, वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ही समझ में आएगा। सपोज कीजिए हम गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं, ज्वेलर है, हमने गोल्ड लिया था 30,000 में, बट एक महीने में ही गोल्ड के प्राइस हो गए 40,000 या 50,000। गोल्ड तो बढ़ा है हमारे पास, बट उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मोबाइल का बिजनेस करते हैं हम। हमने मोबाइल लिया था आज से 1 महीना पहले 20,000 का। मोबाइल सेल नहीं हुआ, हमारे पास ही पड़ा है, बट अब उसकी वैल्यू 18,000 हो गई। मोबाइल तो है, बट स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो हम जो अकाउंट करते हैं वो बुक वैल्यू पर करते हैं, मार्केट वैल्यू अवॉइड किया जाता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। 5th पॉइंट, यूज ऑफ एस्टिमेट्स। हम अकाउंट्स में बहुत सारे एस्टिमेट्स यूज करते हैं। एस्टिमेट्स कौन से? समझो लास्ट 10 ईयर से हमारा बिजनेस 10% ग्रो कर रहा है। हर साल हमारा बिजनेस 10% इंक्रीज हो जाता है।
हमारी सेल इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सिर्फ हमारा एस्टिमेट है, ज़रूरी नहीं ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा? सपोज कीजिए कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमटेंसेस आ गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कोरोना की वजह से 3 मंथ्स लॉकडाउन लग गया, 2 मंथ्स लॉकडाउन लग गया, उस लॉकडाउन की वजह से सेल रिड्यूस हो गया। तो हमारे तो एस्टिमेट्स थे कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, बट इस प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस क्या हो गया? डाउन हो गया। तो हम एस्टिमेट्स पर काम करते हैं, एस्टिमेट्स पर बिजनेस करते हैं, एस्टिमेट्स पर प्रोडक्शन करते हैं। कई बार हमारे एस्टिमेट करेक्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, कई बार हमारे एस्टिमेट्स रॉन्ग चले जाते हैं। तो बिजनेस एस्टिमेट्स पर करते हैं, इसलिए ये अकाउंट्स का लिमिटेशन है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट करते हैं, ड्यूअल स्टैंडर्ड। ड्यूअल स्टैंडर्ड जब आप आगे फाइनल अकाउंट्स करोगे तब आपको समझ में आएंगे। वहाँ पर ड्यूअल स्टैंडर्ड में होता क्या है कि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पर जो इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंसेस करंट वैल्यू पर रिकॉर्ड होते हैं। ध्यान से समझना, करंट वैल्यू मीन्स इस साल हमने इनकम कितनी की, इस साल हमने एक्सपेंसेस कितने किए, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा बनाया जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम जो एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं वो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने ये आपको समझाया कि आज से 20 साल पहले शॉप लिया था 5 लाख का और आज हो गया 20 लाख का। तो बैलेंस शीट में शॉप की वैल्यू रिकॉर्ड होती है, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड होते हैं। तो बैलेंस शीट में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो बुक वैल्यू पर होती है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो करंट वैल्यू पर होती है। तो ये एक अकाउंट का ड्यूअल स्टैंडर्ड है जिसमें हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, बट ये एक लिमिटेशन है कि या तो हमें दोनों करंट रिकॉर्ड करने चाहिए या तो दोनों बुक पर रिकॉर्ड करने चाहिए। बट ये एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर हम ड्यूअल स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये लिमिटेशंस देखे अकाउंट्स के। अब हमारा अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, हमने टर्मिनोलॉजी देखी, हमने अकाउंट्स के एडवांटेजेस देखे एंड लिमिटेशंस देखे। ये जो मेरा लेक्चर था फर्स्ट चैप्टर का, इसे आप एज अ डेमो लेक्चर कंसीडर कर सकते हो। आप डेमो लेक्चर्स देखिए, आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अब अगर आपको हमारे साथ आगे कंटिन्यू करना है, हमारे और लेक्चर्स देखने हैं, पूरा 11th स्टैंडर्ड हमारे साथ रेगुलर कंटिन्यू करना है, तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन प्रोसीजर पूरा करना होगा, जिसमें आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर देना होगा, जिसमें कुछ आपकी नॉर्मल डिटेल्स लेती हैं। आपको फ़ीस पे करनी होगी, नॉमिनल फ़ीस होगी हमारी, और वो फ़ीस आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ये पूरा कीजिए, तो उसके बाद हम आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे। आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा मोबाइल में। पर स्टूडेंट एक ही अलाउ किया जाएगा, एक नंबर अलाउ किया जाएगा। उस मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर आप कनेक्ट कर हमारे आगे के वीडियोस देख सकते हैं और आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा डेमो लेक्चर था फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो हमारी ऐप पर आएंगे। तो अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ऑफलाइन लेक्चर्स ले सकते हो, फिजिकल लेक्चर्स ले सकते हो, जिसमें आप यहाँ क्लासरूम में आकर सीखोगे मुझसे। दूसरा, आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हो, जिसमें आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट से दूर हैं या किसी रिमोट एरिया में हैं या किसी विलेज में हैं, तो वहाँ पर बैठकर भी हमारे लेक्चर्स देख सकते हो, और वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो लेक्चर बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो अहमदाबाद के सरदार नगर में है, लेकिन आप अहमदाबाद से नहीं किसी अदर सिटी में हैं और गुजरात बोर्ड से 11th और 12th कर रहे हैं, तो एक नॉमिनल फ़ीस के साथ आप अपना पूरा 11th और 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन एडमिशन भी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, वहाँ पर आप कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको पूरा प्रोसीजर बताएगी कि आपको ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है, लॉगिन आईडी पासवर्ड हम आपको कैसे देंगे, और आप आगे के लेक्चर्स कैसे देख पाओगे। सो ये लेक्चर्स यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारी ऐप के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।